नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी ईवीएस की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जितने भी वीडियो आपकी पीवाईक्यू आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे पहले भी आपकी पीवाईक्यू की काफ़ी वीडियो मैंने डाल दी हैं, उनको आप जाकर देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, सीडीपी की भी पीवाईक्यू है जो आपके, और ईवीएस पीवाईक्यू की, हिंदी आपका कंटेंट, इंग्लिश कंटेंट पीवाईक्यू, सारा कुछ उसमें आपका डाला हुआ है। और मैथ्स आपकी जो पेडागोजी है पीवाईक्यू, वो भी आपका डाला हुआ है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। मिज़ोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। ऑप्शन ए है असम, बिहार, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी है बिहार, छत्तीसगढ़, असम। ऑप्शन सी है पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। ऑप्शन डी है त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो जो आपके मिज़ोरम के निकटवर्ती राज्य हैं वो है आपके पास ऑप्शन डी, त्रिपुरा है, असम है और मणिपुर। ये आपके मिज़ोरम के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह है आपका दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन, कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है। ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? उत्तर पश्चिम। जो आपका बेंगलुरु है वो गांधीनगर की कौन सी दिशा में? आपकी उत्तर पश्चिम में। दिशा वाला क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आता है, इसलिए आप उसको, वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, एक मैप से और एक आपका दिशा वाला। और इसमें अब तो प्रैक्टिकल बेस पर भी इसके क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आपके, इसको ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन बी है कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन सी है चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन डी है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, कीटों को दूर रखने के लिए जो आपकी झोपड़ी होती है ग्रामीण लोगों की, उसको गाय के गोबर से लीपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष उगते हैं या दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है कांदाहार, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है आबू धाबी। तो इसमें क्या आएगा आपके पास? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आबू धाबी। क्योंकि आबू धाबी आपका रेगिस्तान है, जहाँ पर रेत ही रेत आपकी पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपका पेट्रोल भी मिलता है, और सबसे महंगा वहाँ पर आपका क्या होता है? पानी सबसे महंगा होता है आपका आबू धाबी में। और जो वहाँ की करेंसी है वो आपकी है वहाँ पर दिरहम, आबू धाबी की। ये इतने क्वेश्चन निकल गए वहाँ से, तो इसलिए वहाँ पर खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या आपका एक शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र है, आपका रेगिस्तानी एरिया है आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए है लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन बी है लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जो कि प्लाज्मोडियम है वो पाया जाता है। ऑप्शन सी है रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन डी है रुधिर में मच्छर का लार्वा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, कि जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं आपके पास, आरबीसी उसको कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स हैं जो आपके, उनमें मलेरिया परजीवी आपका प्लाज्मोडियम पाया जाता है, मलेरिया परजीवी। इससे पता लगता है कि आपके उसकी मलेरिया की पहचान उससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ऑप्शन बी है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन सी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन डी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। जो आपके विटामिन हैं इनको एक सफिशेंट क्वांटिटी में लिया जाता है, जो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में आपके शरीर में ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षिका एक विद्यार्थी से ऊँट की 4 विशेषताएं बताने को कहती है। शिक्षार्थी ऊँट की विशेषताएं निम्न प्रकार से बताता है।
ऑप्शन ए में बता रहा है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऑप्शन बी है ऊँट की त्वचा मोटी, यहाँ पर आएगा मोटी और शुष्क होती है। ऑप्शन सी है ऊँट बिना जल के कई दिनों तक रेगिस्तानी ज़मीन पर चल सकता है। ऑप्शन डी है सामान्यतः एक प्यासा ऊँट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है। तो आपने बताना है कि इसमें से ऊँट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सभी को पता है कि ऊँट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये भी विशेषता है। ऊँट की जो त्वचा होती है वो मोटी और शुष्क होती है, ये भी सही है। ऊँट बिना जल के कई दिनों तक रेगिस्तानी ज़मीन पर चल सकता है, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन डी में सामान्यतः एक प्यासा ऊँट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है, ये भी आपका सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सभी। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के अधिकतर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो जो आपका पोचमपल्ली जिला है वो जिले का एक गांव है। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इसको क्या कहा जाता है आपके पास, तेलंगाना से, जो तेलंगाना है उसका उस राज्य का ये भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी असम, क्योंकि जो असम के घर होते हैं आपके पास वो आपके नीचे से 3.5 मीटर जो आपके ऊंचे बनाए जाते हैं, ताकि जो बारिश का पानी है वो क्या करे, वो घरों के नीचे से ही निकल जाए, क्योंकि जो आपका असम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी बारिश देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने हेतु बनाए गए आश्रय को प्रदर्शन आश्रय कहते हैं। ऑप्शन बी है दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए आश्रय को सार्वजनिक परिवहन आश्रय कहते हैं। ऑप्शन सी है रेन बसेरा का निर्माण सरकार द्वारा भी कराया जाता है। तो इसमें से आपका क्या बताना है, इसमें से सत्य का आपने जो सही है उसका चुनाव करना है। तो यहाँ क्या होगा आपके पास ऑप्शन, ये स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने हेतु बनाए गए आश्रय को प्रदर्शन आश्रय कहते हैं, ये नहीं होगा। दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए आश्रय को सार्वजनिक परिवहन कहते हैं, ये भी नहीं होगा। रैन बसेरा का निर्माण क्या होता है, सरकार द्वारा भी कराया जाता है, ये आपका आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है। ऑप्शन ए है मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण, ऑप्शन बी है फास्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण, ऑप्शन सी है जैविक ऑक्सीजन की घटी हुई मांग, ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण। कि जो मानव है उसने क्या किया, उसमें कचरा फैलाया है और कचरा फैलाने की वजह से ही जल प्रदूषण अत्यधिक फैल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है कैरोसिन, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है मोम, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो आपका पेट्रोलियम है उससे आपका कैरोसिन, डीजल, मोम ये सभी मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। ऑप्शन ए है गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बनी है, ऑप्शन बी है लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है, ऑप्शन डी है यह पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो जो आपकी ओजोन की उपस्थिति होती है O3 आपकी, वो क्या करती है, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है, जिस पर जो सूर्य की आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उसके प्रभाव को कम करती है। क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज आज आती हैं वो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करती हैं, जैसे कि आपका स्किन कैंसर हो गया,
आपकी स्किन डैमेजेस, ऐसे कई जो है स्किन से रिलेटेड आपको रोग हो जाते हैं, जो कि किसके द्वारा उसको कौन उसको प्रिकॉट करता है, आपका O3 आपकी ओजोन है जो उसको क्या करती है, आप एक उसको कवर किया है ऑक्सीजन, उस जो आपकी ओजोन परत है उसको जो सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज है उनको आने से रोकती है, इनको प्रभाव को कम करती है। जल निकायों का सीवेज गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। ऑप्शन ए है उच्च BOD, ऑप्शन बी है निम्न BOD, ऑप्शन सी है उच्च DO, ऑप्शन डी है प्रभावहीन BOD और DO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी निम्न BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो आपका EVS है उसको वो भाषा से और गणितीय भाषा को उसमें एकीकृत इंटरग्रेट करके पढ़ाया जाता है, इसलिए आपका गणित से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि किसी वस्तु को रुपये 950 में ख़रीदा जाता है और उसे रुपये 760 में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो आपने क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। इसका लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, लॉस परसेंटेज को कैसे निकालते हो, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास लॉस परसेंटेज का, लॉस अपॉन में CP मल्टीपल में 100, ये आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जिसमें आप क्या करोगे, जो आपके पास 950 दिया है 950, उसमें से 760 को क्या करोगे, माइनस करोगे। आपके पास 190 क्या हुआ, इसमें 190 का लॉस हुआ, और CP कितने पर लिया था आपने उसको, 950 में उसको ख़रीदा था 100 का। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, 9 1 जा, ये इधर से हो गया आपका 0 से 0 कट की 5 हो गया, और इधर आपका 20, तो कितनी हानि हुई आपको, 20। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20% का क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ। ये आपका एक इजी सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही आप अपना प्रॉफिट परसेंट का भी निकाल सकते हो। अगर आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप यहाँ लॉस की जगह क्या कर दोगे, प्रॉफिट कर दोगे। CP आपका एज इट इज़ रहेगा, और 100% के लिए भी आपका एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि, ऑप्शन ए है रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, ऑप्शन बी है बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, ऑप्शन सी है संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है, ऑप्शन डी है बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसमें से आपको कूट दिए गए हैं कि कौन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका रोल प्ले को भी क्या मानना है, पॉजिटिव माना गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जल थीम, जो आपके पास थीम आती है, थीम कौन कौन सी होती है आपके पास, फर्स्ट थीम है आपके पास कौन सी होती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली थीम्स को देख लेते हैं आपकी, जो फर्स्ट थीम है आपकी वो कौन कौन सी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर सेकंड आएगी आपके पास फूड, थर्ड आएगी आपके पास वाटर, फोर्थ आएगी आपके पास शेल्टर, एंड फिफ्थ आएगी आपके पास ट्रैवल, और सिक्स्थ आएगी आपके पास कि आप चीज़ों को कैसे बनाते हो और कैसे उसको करते हो। फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या आ गया, आपके परिवार और मित्र आ गए, फूड में आपका भोजन आ गया, वाटर में आपका पानी, शेल्टर आपका आवास है, आवास भी चाहिए आपको, ट्रैवल में आपका घूमना, और आपका जो सिक्स है इसमें क्या हो जाएगा आपके पास कि हाउ डू यू मेक थिंग्स, आप चीज़ें कैसे बनाते हो और कैसे करते हो। और आपके पास जो आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है और जो फूड है आपका, इन दोनों के आपके पास सब थीम, जिसको उप थीम कहा जाता है, उप थीम पूछ ली जाती है। तो मेन जो आपकी पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि उप थीम कौन सी है, उसमें पूछ लेगा आपके पास उप थीम दे देगा, और उसमें से एक देगा थीम, फिर पूछेगा कि इसमें से थीम कौन सी है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उप थीम देख लो आप, जो आपका फैमिली और फ्रेंड है उसमें आपकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपके रिलेटिव्स आ जाएंगे उसमें, जिसको आता है रिलेशंस आपका। फिर सेकंड में क्या आ जाएगा आपका वर्क एंड प्ले, जो आपका काम और खेलना है। उसके बाद थर्ड में आपके एनिमल्स आ जाएंगे उप थीम में, और फोर्थ में क्या आ जाएगा आपके पास, आपके प्लांट्स।
इनको इसमें इसलिए रखा गया है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, क्योंकि जो आपके एनिमल्स एंड आपके प्लांट्स हैं उनको भी आप क्या करते हो, अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हो। आपके रिलेटिव्स भी आपकी फैमिली का हिस्सा होते हैं, तभी आपसे मिलने आते हैं वो। ये आपकी थीम थी। और क्वेश्चन किस पर पूछा, आपकी वाटर थीम पर पूछा है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को। तो कैसे उनको प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है बच्चों को। इसमें बच्चों को रोल प्ले आयोजित करके भी सिखाया जा सकता है। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा इसमें। संरक्षित क्षेत्र भ्रमण, ये भी आपका पॉजिटिव है। फिर अब बच्चों को निबंध लिखने के लिए, निबंध लिख कर नहीं बच्चों को सिखाया जाता। निबंध लिखने से सिर्फ उनकी कॉपियाँ ही भरवाई जाती हैं, बाकी उनको सिखाया नहीं जाता। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये तीनों आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो A B C ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है A B C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि थीम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, 1 या 2 जरूर आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक EVS शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किसको करने के लिए कहेगी। ऑप्शन A है मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। ऑप्शन B है अमानकीकृत मानचित्र बनाना। ऑप्शन C है अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना। ऑप्शन D है मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। आगे सही विकल्प का भी इन्होंने चुनाव पूछा है कि कौन सा इसमें से आपका सही विकल्प होगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका सही है। इसमें फर्स्ट है, क्या क्या वो इसमें मन में बैठाने के लिए कहेगी। फर्स्ट है इसका कि मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाने के लिए, सही है। फिर अमानकीकृत, यहाँ मानकीकृत होता आपका तो वो आपका नेगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर अमानकीकृत मानचित्र कहा उन्होंने, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, ये भी आपका पॉजिटिव है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करती है मानचित्र की व्याख्या करना, उसकी क्या करेगी वो, उसमें चित्र की व्याख्या को बताएगी उसका, तो मन में बैठाने के लिए उसको एक्सप्लेन करेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये चारों ही आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। A B C D आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5th के विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता समझाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन A है सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। ऑप्शन B है अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ। ऑप्शन C है सफल महिलाओं की कहानियाँ। ऑप्शन D है महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। तो यहाँ पर बच्चे को जेंडर सिखाया जा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर बायस जो किया जाता है कि ये लड़का है, लड़का ये काम करेगा, ये लड़की है, ये लड़की ये काम करेगी। तो इसमें से बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है जेंडर रूढ़िवादिता, उनको कैसे समझाई जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि जेंडर कैसे सिखाया जाएगा, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना। सदस्यों के बीच कार्य कैसे, कि जैसे बच्चों के जो फादर हैं वो क्या काम करते हैं, बच्चे की जो मदर है वो क्या करती है, वो घर का काम करती है, किचन का काम करती है, वो सारा काम करती है घर का। तो इससे बच्चा देखेगा कि अच्छा मम्मी है तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी का काम क्या है, बर्तन साफ़ करना है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है ना। और पापा क्या करेंगे, पापा आराम से बैठकर सोफे पर अखबार पढ़ेंगे, है ना, बाहर का काम करेंगे, पापा ऑफिस में जाएंगे। तो ये बच्चों को क्या होगा, बच्चे उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे कि अच्छा ये पापा तो ये वाले काम करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं भी बड़ा होकर, तो फिर बच्चे देख के कहते हैं ना कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही काम करूँगा, ऑफिस जाऊँगा। और लड़की क्या कहेगी मम्मी को देख के कि मैं भी किचन का काम करूँगी, ऐसे करूँगी। तो ये क्या है, एक जेंडर बाइज है आपका, जो कि आपका गलत है। जेंडर बाइज नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि जो आपका आपने देखा है कि आज के टाइम में क्या हो रहा है आपका, कई जो लड़कियों ने भी अपना अचीवमेंट हासिल किया, जैसे आप अपना देख सकते हो कर्नम मल्लेश्वरी जी को, बछेंद्री पाल को, ये क्या है आपके पास, ये एक एग्जांपल्स हैं कि लड़कियां भी कम नहीं हैं। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। इसलिए उस नेगेटिव धारणा को बदलना है, और बदला जा रहा है उसको। जो आपके सामने एग्जांपल्स आ रहे हैं कि लड़कियां भी उन कामों को कर सकती हैं। ये नहीं कि लड़कियां सिर्फ घरेलू काम के लिए ही पैदा हुई हैं और घरेलू काम ही वो करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जेंडर बाइज को क्या आपका नेगेटिविटी में रखा गया, क्योंकि जेंडर बाइज आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी है बच्चों का वातावरण, ऑप्शन सी है भाषाई दक्षता, ऑप्शन डी है रोल प्ले भूमिका निर्वाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, बच्चों का जो वातावरण है वो पर्यावरण शिक्षा का क्या है? अभिन्न घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है जल से संबंधित वृत्तचित्र और फिल्में, ऑप्शन बी है एक नाले या पानी की निकासी का भ्रमण करना, ऑप्शन सी है पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, ऑप्शन डी है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का आगे भी दिया इसमें मात्रा का अनुमान लगाना। तो इसमें क्या बताया जाना चाहिए आपके पास? इसका राइट आंसर क्या होगा कि कैसे उसके उद्देश्य को पूर्ति किए पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना कि कितना पानी यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री का घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। तो शिक्षिका क्या बच्चों से करवाना चाह रही है इस पर? ऑप्शन ए है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी है विश्लेषण, ऑप्शन सी है प्रयोग, ऑप्शन डी है तुलना करना एवं विश्लेषण करना। तो जहाँ पर आपको दो चीज़ें दी जाएं, पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो ये क्या हो गया आपकी कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, जहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है उससे बेहतर। यहाँ पर ऐसी चीज़ें अगर आपको पूछ ली जाती हैं कि उससे बड़ा, उससे बेहतर, तो ये आपका कंपैरिजन में आ जाता है, तुलना करने में। तो यहाँ पर भी टीचर क्या कर रही है आपको दो घर के बारे में बता रही है कि जो आपके पहले वाले घर हैं वो कौन से दिए हुए हैं आपके पास, इसमें राजस्थान के दिए हुए हैं, और दूसरे वाले आपके मुंबई शहर के दिए हुए हैं। तो दोनों को क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जा रहा है, और फिर बच्चे क्या करेंगे? उसका विश्लेषण कर रहे हैं बच्चे उसका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक की चयन में किन मापदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। तो आपने बताना है इसमें से कि क्या क्या सही विकल्प का इसमें से आपने चुनाव करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपका फर्स्ट सही है कि पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया रूढ़िवादिता के बारे में, तो ये आपका सही है ए। फिर है कि पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक स्टैंडर्ड भाषा तो बिल्कुल भी नहीं, ये नेगेटिव है आपका। फिर पाठ्य पुस्तक की कीमत और पतली होनी चाहिए, ये भी आपका कोई मैटर नहीं करता। और डी क्या है? पाठ्य पुस्तक आपकी सचित्र होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, ये आपका सही होगा। तो आपका ए और डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बी है कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी है कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजन होनी चाहिए, ऑप्शन डी है कहानी ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बातें इसमें सही कही गई हैं। सबसे पहले है कि कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलत फहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, यानी बच्चे को मिसकंसेप्शन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, किसी का गलत जो एक्चुअलिटी है उसकी रियल लाइफ से रिलेट करती है बच्चे की, उससे ही उसको रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी आपका सही है। फिर आपका दिया है इसमें कि कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवाद
विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है कहानी मज़ेदार व मनोरंजन होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कोई इसमें है नहीं, क्योंकि कहानी तो मनोरंजन और मज़ेदार ही होगी। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी क्या करे, उसे जुड़ाव महसूस करे, तो ये आपका ए, बी और डी, ये तीनों सही हो जाएंगे आपके पास, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है। ऑप्शन बी है पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। ऑप्शन सी है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। ऑप्शन डी है पर्यावरण गतिशील नहीं होता है। तो इसमें बताना है आपने कि क्या क्या होगा इसका। फर्स्ट पढ़ते हैं कि जो पर्यावरण है उसमें आपकी स्थानीय विविधता मिलती है, राइट है आपका। पर्यावरण में आपकी पार्थिव एकता पाई जाती है, ये भी आपका सही है। फिर है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, ये भी आपका सही है। इसने कहा है डी में कि पर्यावरण गतिशील नहीं होता, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है J.S. ब्रूनर। ऑप्शन बी है रिचर्ड सचमैन। ऑप्शन सी है जीन पियाजे। ऑप्शन डी है डेविड आशुबैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जो प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान है उसका जो सिद्धांत था वो आपका डेविड आशुबैल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है यह बाल केंद्रित है। ऑप्शन बी है यह किताबी है। ऑप्शन सी है इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है। ऑप्शन डी है यह पूर्ण प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब आपको बाल केंद्रित नज़र आ गया, जो कि आपका बेस्ट ऑप्शन है और आपका वेरी वेरी पॉजिटिव ऑप्शन है, क्योंकि सारा जो काम है वो किस पर केंद्रित है, आपका बाल केंद्रित, बच्चे पर ही केंद्रित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किताबी आपका नेगेटिव हो जाएगा प्रशिक्षक के रूप में, और सिर्फ आपकी प्रथाओं पर केंद्रित है, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका पॉजिटिव क्या हो जाएगा कि यह बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन ए है बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए। ऑप्शन सी है अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए। ऑप्शन डी है EVS पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जो कि आपको पहले नंबर पर ही नज़र आ रहा है कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, जो कि आपका पॉजिटिव है। ऑप्शन बी में लिखा है बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, रटकर सीखना आपका नेगेटिव वर्ड है। अवधारणाओं का वर्णन करना ये आपका नेगेटिव है। और EVS जो पुस्तक है आपकी पाठ्य पुस्तक, उसको एकमात्र साधन मानना, एकमात्र साधन मानना, ये भी आपका नेगेटिव है। तो पॉजिटिव आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए इसको शिक्षकों के लिए क्या है, चुनौतीपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। जो आपकी पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं हैं उनका उद्देश्य क्या नहीं है इसमें। ऑप्शन ए है छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। ऑप्शन बी है पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना। ऑप्शन सी है प्रदूषण के रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना। ऑप्शन डी है पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। तो नहीं का क्या ढूंढना है, नेगेटिव का क्या ढूंढेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव ही ढूंढना है। तो पहले पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, प्रदूषण के रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, और पर्यावरण विषय के प्रति क्या करना, रुचि का विकास करना। तो 3 पॉजिटिव निकल के, तो नेगेटिव क्या निकला आपका, उसको विद्वान नहीं बनाना है बच्चे को, कि छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना है, विद्वान नहीं बनाना है इसमें बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए है संदर्भ पुस्तकें। ऑप्शन बी है कहानियाँ और आख्यान। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन डी है विवरण। तो इसका राइट आंसर और जो आपका सबसे पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन बी, कहानियाँ और आख्यान, क्योंकि कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को सिखाया जाता है
और कहानियों में ही बच्चे रुचि लेकर उसको सीखते हैं। जब बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है, और स्टोरी भी आप बच्चों को कैसे सिखाओगे, उनको पिक्चर्स दिखा के भी कि देखो इस पिक्चर में ये क्या है, ये क्या कर रहा है इसमें, और ये क्या एक्सप्रेस करेगा बच्चा उस पिक्चर को देख के, ये भी आप उससे उसका फीडबैक ले सकते हो। तो स्टोरी के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है और आसान तरीके से सिखाया जा सकता है कब बच्चे को, और बच्चे उससे बोर भी नहीं होते और इंटरेस्ट लेकर उन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।